हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक बातें के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एंटीजन जो होता है ऐसा कोई ठीक है ना, फॉरेन सब्सटेंसेस हो सकता है या हमारे बॉडी की खुद की कुछ प्रोडक्ट हो सकता है जिसके अगेंस्ट में हमारे इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। तो ये हो सकता है कि कोई पैथोजन की हिस्सा हो सकता है या हमारे कोई डिफॉल्ट प्रोटीन हो सकता है, ठीक है ना, और ट्रंकेटेड प्रोटीन हो सकता है, जिस वजह से हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि एंटीबॉडी वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम एंटीजन कहते हैं। एंड एंटीबॉडी हमारे बॉडी की प्रोडक्ट होता है जो कि इम्यून सिस्टम के प्रोडक्ट है, जैसे गॉन से मतलब कि है ना गुला निकला। तो इस तरीके से एंटीजन एंड एंटीबॉडी की क्या होता है, इंटरेक्शंस होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ बेसिक चीजें हम देखेंगे। देखिए, जैसे आपको पता होगा एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर ये वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, दो हेवी चेन, ये एक हेवी चेन, ये एक दो हेवी चेन है, दो लाइट चेन होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर हिस्सा जो होता है यहाँ पे आके कौन बाइंड करेगा, एंटीजन बाइंड करेगा। इसको हम बोलते हैं पैराटोप। क्या बोलते हैं हम उसको, पैराटोप बोलते हैं। अच्छा, कोई भी ये वाला चीजें हो गए, ये कांस्टेंट रीजन होता है। क्लियर हुआ। अच्छा, एंटीबॉडी जो होता है यहाँ पे आपने एंटीबॉडी में, ये एंटीबॉडी के पास वाई शेप की पैराटोप रीजन होता है। एंटीबॉडी कई तरीके के होता है। इस तरीके से कुछ एंटीबॉडी होते हैं जो कि ठीक है ना बाइवैलेंट होते हैं, मतलब एट ए टाइम दो एंटीजन के साथ बाइंड हो पाएंगे। कुछ होते हैं पेंटावैलेंट, 5 ऐसे रहेगा, ठीक है ना। आईजीएम जो होता है वो पेंटावैलेंट होता है, इस तरीके से 5 रहेगा, उनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे एंटीजन के बारे में। तो आपने एंटीबॉडी देखा, वाई शेप की स्ट्रक्चर। एंटीजन क्या होता है, कोई भी मान लीजिए बैक्टीरिया है, पूरा बैक्टीरिया की बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर पाएगा। बैक्टीरिया की कुछ हिस्सा, ठीक है ना, मान लीजिए उनकी सेल वॉल हो गया, कोई प्रोटीन हो गया, वो आके हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा कि तुम एंटीबॉडी बनाओ, ठीक है। अच्छा, एक मतलब कि एक ठीक है ना, जिस हिस्सा इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है हम उसको बोलते हैं एपिटोप। क्या बोलते हैं हम उसको, एपिटोप। एक्चुअली एपिटोप वो हिस्सा होता है जो आके यहीं पे बाइंड होगा, कहां पर, एंटीबॉडी की पैराटोप एरिया में बाइंड होगा, उसको हम बोलते हैं एपिटोप। एक एंटीजन के पास एक एपिटोप हो सकता है, एक से ज्यादा एपिटोप भी हो सकता है। क्लियर हुआ। ठीक है, एपिटोप क्या है, पैराटोप क्या है, कितना एपिटोप होता है, यह आई होप आपको क्लियर होगा। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजन, तो इसको हम एपिटोप या एंटीजेनिक डिटरमिनेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये टर्म आप याद रखिए। नंबर ऑफ एपिटोप्स, मान लीजिए एक से ज्यादा एपिटोप है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीवैलेंट कहेंगे। यदि एक एपिटोप है, एक एंटीजन के पास एक एपिटोप है, मतलब कि एक ही साइड में सिर्फ एंटीबॉडी बाइंड हो पाएगा, उसको हम मोनोवैलेंट कहेंगे। यदि मान लीजिए ये है, ये क्या होगा, ये एक पॉलीवैलेंट होगा। ये एक 3 एपिटोप है या 4 एपिटोप है, ये एक पॉलीवैलेंट रहेगा। मान लीजिए मैं एक ऐसा बैक्टीरिया की पिक्चर करूंगी जहां पर एक ही एपिटोप है, मतलब यहाँ पर ही सिर्फ एंटीबॉडी बाइंड हो पाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे ना, क्या, मोनोवैलेंट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, द वैलेंसी डिटरमाइन हाउ मेनी नंबर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल दैट कैन कंबाइन विद द एंटीजन। तो ये वैलेंसी का मतलब ये होता है कि एक एंटीजन के ऊपर कितना एंटीबॉडी बाइंड हो रहा है। कितना एंटीबॉडी बाइंड हो रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना एपिटोप रीजन है। मान लीजिए एक एपिटोप रीजन है, एक एंटीबॉडी बाइंड करेगा, 2 है तो 2 बाइंड करेगा। तो वैलेंसी ये बताता है। आई होप आपको क्लियर होगा पैराटोप, एपिटोप, वैलेंसी, ठीक है ना, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, इसके बारे में। तो अब क्लास स्टार्ट होने से पहले एक चीज आपको बता दूं, यदि आप चाहते हो कि सेमेस्टर की प्रिपरेशन करने के लिए या सीपेट एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप एड स्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो। ये दिए गए नंबर है 7894226802, ठीक है ना। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो जानकारी के लिए। अभी 15 अगस्त के ऑफर चल रहा है, तो आप आज ही तुरंत ज्वाइन हो जाइए। एंड 1 ईयर प्रिपरेशन के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए सारे प्रोग्राम है, प्लानिंग है, एंड आप उनकी जो है ना बेनिफिट ले लीजिए, ठीक है। सो ये स्क्रॉल हो रहा है नंबर, आप उसको हम बात करेंगे इंटरैक्शंस के बारे में। किस किस के बीच में इंटरैक्शंस, एंटीजन एंड एंटीबॉडी के इंटरैक्शंस आप देख सकते हो। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो होता है ये एक बायोमोलिकुलर इंटरेक्शंस है, एंड ये एकदम स्पेसिफिक होता है। जैसे पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर की होता है, ऐसा नहीं कि किसी भी लॉक में आपकी जो है ना बाइक या स्कूटी की जो है ना लॉक ओपन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, घर की कोई आपने लगाया है। तो जैसे होता है
पर्टिकुलर कौन सी एंटीबॉडी के साथ कौन सी एंटीजन बाइंड होगा तो ये एकदम स्पेसिफिक होता है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कई तरीके के हैं, लेकिन ये जो येलो वाला है ये सिर्फ फिट हो रहा है और कोई वाला इसमें फिट नहीं होगा। तो देयर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द पाराटॉप, किन किन के बीच में होता है? पाराटॉप रीजन ऑफ एंटीबॉडी एंड एपिटॉप रीजन ऑफ एंटीजन, ये दोनों के बीच में रिएक्शंस होता है। पाराटॉप एपिटॉप आई होप आपको क्लियर होगा। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो होता है ये एक नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है, यानी कि वीक इंटरेक्शन होता है। वीक इसलिए किया जाता है क्योंकि ये रिवर्सेबल होता है, ऐसा नहीं कि एक बार चिपक गया मतलब चिपक गया, नहीं, तो वापस भी आ सकता है। ठीक है। तो इनमें कौन से बॉन्ड इस्तेमाल होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस एंड वैन डर वाल इंटरेक्शन, ये सारे चीजें वहीं पे इन्वॉल्व होते हैं, जिस वजह से उनकी इंटरेक्शन एकदम क्या है? वीक है। वीक है उसको तो इसलिए स्टेबल नहीं रहेगा, उसको स्टेबल बनाने के लिए एकदम करीब होना चाहिए। ठीक है ना। तो इंटरेक्शन वीक है, सो क्लोज फिट जो है वो होना चाहिए। ठीक है। बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी रिक्वायर्ड along with a large number of interactions are required to form antibody interactions, तो क्लोज फिट होना बहुत जरूरी है। तो अभी हम बात करेंगे कौन सी ऐसा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करेगा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस को, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एफिनिटी के बारे में। एफिनिटी समझ रहे हो ना, उनका उनके प्रति एफिनिटी ज्यादा है, समझ रहे हो ना। ठीक है। अच्छा, द बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइट जिसको हम क्या कहते हैं? पाराटॉप कहते हैं। विथ एन एपिटॉप इज टर्म्ड एज एफिनिटी, समझ रहे हो ना, मतलब कि कितना एफिनिटी के साथ, कितना जो है ना प्यार आप समझ सकते हो, उनकी प्रति एफिनिटी बहुत ज्यादा है। तो कैसे ज्यादा रहेगा? यदि उनके साइड मैच कर रहा होगा तभी तो वो ज्यादा रहेगा ना। तो द बाइंडिंग ऑफ एन एंटीबॉडी पाराटॉप विथ एन एपिटॉप इज टर्म्ड एफिनिटी। लो एफिनिटी एंटीबॉडी बाइंड विथ एंटीजन वीकली, यदि उनका उतना एफिनिटी नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसा कोई आदमी है जिसका उनकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी हो गया या उनकी बॉयफ्रेंड के साथ शादी हो गया, तो उनका जम जाएगा। ठीक है ना। यदि मान लीजिए कोई दूसरे, अपनी गर्लफ्रेंड ना होकर दूसरी की गर्लफ्रेंड के साथ शादी या दूसरी की बॉयफ्रेंड के साथ शादी हो गया, यानी कि अरेंज मैरिज हो गया, तो उतना एफिनिटी नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से समझ सकते हो, तो यदि एफिनिटी उतना नहीं है तो बाइंडिंग उतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो वो डायरेक्टली किसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रही है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस के ऊपर। समझ रहे हो ना। अभी तो हम इंटरेक्शन स्टडी कर रहे हैं ना, कैसे वो बाइंड हो रही है। यदि उनका उतना एफिनिटी नहीं है तो डायरेक्टली वो क्या होगा? अच्छे से बाइंडिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, वही बात है। फिर हाई एफिनिटी यदि रहेगा तो हाई टाइट बाइंडिंग होगा, लो एफिनिटी अच्छे से बाइंडिंग नहीं होगा। सो इफ द एफिनिटी ऑफ द एंटीबॉडी फॉर द एंटीजन इज मोर देन स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, स्टेबल इंटरेक्शंस होगा। और एक होता है वैलेंसी। वैलेंसी हमने क्या बताया कि एक एंटीजन के ऊपर कितना एपिटॉप रीजन है, जितना एपिटॉप रीजन रहेगा उतना एंटीबॉडी बाइंड करेगा। ठीक है ना। व्हेन एंटीजन हैज मेनी एपिटॉप, मतलब कि मल्टीवैलेंट एंटीजन जब रहेगा तो बहुत सारे एंटीबॉडी बाइंड होंगे। ठीक है। तो इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, मतलब कि एक आपको विजिबल आएगा, मतलब नजर आएगा कि हाँ यहाँ पे एंटीजन एंटी, क्योंकि बहुत सारा एंटीजन एंटीबॉडी है। और एक होता है एबिडिटी, ये टर्म आप सब याद रखिए। एबिडिटी क्या होता है देखिए, व्हेन ए कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन हैविंग मल्टीपल रिपीटिंग एपिटॉप्स, एक एंटीजन के पास बहुत सारे एपिटॉप्स है तो बहुत सारे कौन अटैच होंगे? एंटीबॉडी अटैच होंगे। ठीक है। are mixed with antibody having multiple binding site, the interaction of such type of multivalent antibody, ठीक है, antigen is called avidity। देखिए मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ ताकि avidity में क्लियर होगी। देखिए ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, ठीक है ऐसा, तो यहाँ पे ये बोल रहा है यहाँ पर मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स है, मतलब कि एपिटॉप कितना है? 5 है। ठीक है ना, एपिटॉप है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी टाइप की एंटीबॉडी आके यहाँ पे बाइंड हो रहा है। यदि IgM बाइंड होगा, ठीक है, IgM की स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मतलब कि ये पेंटावैलेंट होता है। ठीक है ना, ये एक रहेगा, ये दूसरा रहेगा, ये तीसरा, फिर चौथा, है ना, सॉरी फिफ्थ वाला। ठीक है, ऐसे पेंटावैलेंट होता है IgM। IgG जो होता है मोनोवैलेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है जितना एपिटोप रहेगा कितना एंटीबॉडी आके बाइंड हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पे 5 IgG बाइंड होंगी तो 5 बाइंड होंगे, लेकिन IgM बाइंड होगा तो कितना बाइंड होगा? 1 बाइंड होगा। ठीक है ना, समझ लो ना। तो ये ऐसे सर्कल सेट बन जाएगा, कौन सी? ये वाला।
तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, अपनी इसको ऐसे रख लेगा, तो यहाँ पे एक, तो ये डिपेंड कर रहा है कि उसके बाद IgM आके बाइंड हो रहा है या IgM मतलब G आके बाइंड हो रहा है। यदि एंटीजन के पास 5 एपिटोप, ये तो फिक्स है, लेकिन कितना एंटीबॉडी बाइंड होगा इसको हम अबिडिटी कहेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि IgM यदि आके बाइंड होगा तो एक IgM बाइंड होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन यदि G आके बाइंड हो रहा है उसके लिए वो 5 उनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो इसको हम बोलते हैं अबिडिटी। अबिडिटी को हम ऐसे दिखते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम हम डिस्कस करते हैं ना, जितना इंडिविजुअली कितना हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है ना, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, हम उसको बोलते हैं अबिडिटी। सो व्हेन ए कॉम्प्लेक्स एंटीजन हैविंग ए मल्टीपल रिपीटिंग एपिटोप, यानी कि मल्टीवैलेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, आर मिक्स्ड विथ एंटीबॉडी, अपने एंटीबॉडी के साथ उनको मिक्स किया, हैविंग ए मल्टीपल बाइंडिंग साइट, एंटीबॉडी के पास भी मल्टीपल बाइंडिंग साइट है एंड एंटीजन के पास भी बहुत सारे एपिटोप्स है। The interaction of such type of a multivalent antibody and antigen is called avidity। अभी मल्टीवैलेंट एंटीजन भी है, मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी भी है, उनके जो इंटरेक्शंस हो रहा है हम उसको एविडिटी कहेंगे, ठीक है ना। 5 एंटीबॉडी अलग विद 10 एंटीजन मीडियम, तो ये इस तरीके से चलता है। तो आप पिक्चर में यहाँ पे देखिए अफिनिटी विथ वर्सेस एविडिटी। अफिनिटी हमने क्या बताया, अफिनिटी बताया कि एंटीबॉडी की एंटीजन के साथ बाइंड होने की कितना मन है, ठीक है ना, अच्छे से बाइंड हो रहा है या नहीं। एबिडिटी हमने क्या बताया ना, यहाँ पे 5 है तो ठीक है ना, यहाँ पे देखिए पेंटावैलेंट आके एक आके जुड़ गया, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग है वीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे किसमें, अफिनिटी के अंदर। लेकिन एबिडिटी के अंदर ये चीज हम बात नहीं करेंगे कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये तो डिपेंड कर रहा है यार, ये यहाँ 5 एपिटोप्स है तो हम जाके बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स जो है स्पेसिफिसिटी के बारे में। स्पेसिफिसिटी नॉर्मल सी बात वही है कि स्पेशल जो एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी जो होता है ये एक प्रोटीन है, तो ये किसके साथ बाइंड करेगा ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सी टाइप के अमीनो एसिड्स है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो स्पेसिफिकली हर एक एंटीजन के लिए स्पेशल एंटीबॉडी होता है, स्पेसिफिसिटी जो लॉग की फॉर्मूला होता है वही, पर्टिकुलर लॉग के लिए पर्टिकुलर की वही चीज है, उसको हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, जो स्पेसिफिसिटी में कुछ क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाता है, मतलब कि एग्जैक्टली तो स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं रहेगा, लेकिन मान लीजिए 50-60% स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है तो वहीं पे बाइंड हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, क्रॉस रिएक्टिविटी कहते हैं। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे, सो इन द रीजन ऑफ पैराटोप, पैराटोप मतलब कि ये एंटीबॉडी का हिस्सा, एंटीबॉडी की बाइंडिंग हिस्सा होता है, इज वेरी स्पेसिफिक रहता है एपिटोप के लिए, यानी कि एंटीजन के लिए। Sometimes a particular antibody or a T cell antibody react with 2 or more antigen that possesses the common epitope is called cross reactions। वो दोनों के पास कॉमन एपिटोप है, ये एंटीजन के पास जैसा एपिटोप है इसके पास भी ऐसा है, लेकिन ये दोनों एंटीजन अलग है, लेकिन एपिटोप इक्वल था इसलिए वो बाइंड हो गए। Cross reactivity also seen when antibody specified to one epitope bind usually more weakly to another epitope which is not quietly identical but structure is a resemblance। identical नहीं है लेकिन equal है, तो इसलिए उन्होंने bind हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस रिएक्टिविटी। एंटीजन अलग है लेकिन एपिटोप साइड से इक्वल था इसलिए उन्होंने बाइंड हो गया, तो उसको हम क्रॉस रिएक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कुछ एंटीजन की फिजिकल फॉर्म के ऊपर भी उनके इंटरेक्शंस भी डिपेंड करता है। जो इंटरेक्शंस की प्रोडक्ट हम देखेंगे, यदि आपके एंटीजन जो है सॉल्युबल फॉर्म में है, ठीक है, तो क्या बनेगा ना, प्रेसिपिटेट बनेगा। यदि आपके एंटीजन जो है क्रिस्टल फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, तो प्रेसिपिटेशन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा आपको एग्लूटिनिन मिलेगा। एग्लूटिनिन एंड प्रेसिपिटेशन के बीच में डिफरेंसेस पहले पता कर लीजिए। देखिए, प्रेसिपिटेशन हम पीपीटी बोलते हैं, ठीक है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, प्रेसिपिटेशन आपने केमिस्ट्री में टर्म यूज किए होंगे। और एक होता है एग्लूटिनेशंस, ठीक है ना, एग्लूटिनेशंस। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि मान लीजिए कुछ चीजें जम जाना, ठीक है ना, नीचे जाके सेटल हो जाना, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है ना। प्रेसिपिटरी कॉन्फर्मेटरी टेस्ट आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, यहाँ पे नीचे वो रह गया, ऊपर और कुछ चीजें अलग रहेंगे। लेकिन एग्लूटिनेशंस में क्या होता है ना, कुछ चीजें आपको सॉलिड फॉर्म में, ऐसा कोई नीचे नहीं जमेगा, पूरा का पूरा आपको ऐसे नजर आएगा, उसको हम एग्लूटिनिन, यानी कि जैसे क्रिस्टल हो जाता है ना, इसी तरीके से चीजें आपको नजर आएगा। ये बोल रहा है जब ऐसा एंटीजन आपने लिया है जो सॉल्युबल है, यानी कि
मिक्स है ना, सॉल्युबल है या लिक्विड फॉर्म में है, आप समझ सकते हो। जब ये एंटीबॉडी के साथ रिएक्शंस करता है तो प्रेसिपिटेशंस देता है। लेकिन आपने ऐसा एंटीजन लिया है जो कि सॉलिड है, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में है, तो ये क्या बनेगा ना, आपका एग्लूटिनिन बनेगा, ठीक है ना। क्रिस्टल मतलब कि प्रेसिपिटेशन ना बन के एग्लूटिनेशन बनेगा। तो ये लिखा है द फिजिकल फॉर्म ऑफ एंटीजन आल्सो इन्फ्लुएंसेस द रिएक्शंस व्हेन एंटीजन इज सॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब वाटर में जो डिजॉल्व है, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि नीचे कुछ जम जाना, ठीक है ना। ऊपर कुछ रहेगा, ऊपर कौन रहेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स रहेगा, नीचे जो है उनका प्रोडक्ट जो है सेटल हो जाएगा। एंड एंटीजन जब पार्टिकुलेट या अपने सॉलिड वाला चीजें अपनी कुछ लोगे तो क्लम्पिंग बनेगा, एग्लूटिनेशन बनेगा। तो ये है पूरा का पूरा आपके एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस के बारे में। आप ऐसे लिख सकते हो, सबसे पहले इंट्रोडक्शंस में हम लिखेंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस एक बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होता है जो कि स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर पैराटोप के लिए पर्टिकुलर एपिटोप होता है। एंड ये वीक इंटरेक्शंस होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयनिक वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस काम करता है। ये वीक इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए स्टेबल प्रोडक्ट के लिए हमको क्लोज इंटरेक्शंस की जरूरत होता है। इनकी क्लोज इंटरेक्शंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एफिनिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एंटीबॉडी की कितनी एफिनिटी है एंटीजन के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। उनकी वैलेंसी के ऊपर, मतलब कि एंटीजन के पास कितना बाइंडिंग साइट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तीसरा एबिडिटी, कितना एंटीबॉडी मतलब कि कितने डिफरेंट टाइप्स मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी एंड मल्टीवैलेंट एंटीजन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। या तो वहाँ पे स्पेसिफिसिटी की बात आएगा, पर्टिकुलर एंटीजन पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा, ऐसा नहीं कि किसी के साथ बाइंड हो जाएगा। तीसरा होता है एंटीजन की फॉर्म, या सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो पीपीटी बनाएगा, सॉरी एग्लूटिनेशन बनाएगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो पीपीटी बनाएगा, प्रेसिपिटेशन बनाएगा। ये है पूरा का पूरा समरी। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस के बारे में तो आप पूछ लेना। सो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।